कतर की मैंने बात की थी। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम से बातचीत की है और वही कहा है जो कल ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन का पाकिस्तान में जो बयान आया था उसकी एनालिसिस करते समय मैंने कहा था कि ऐसा मुमकिन है। आपको याद होगा कि ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने पाकिस्तान में कहा था कि अरब मुल्कों के साथ मिलकर, वेस्ट एशिया के मुल्कों के साथ मिलकर हमको एक साझा ताकत बनना होगा। और जिन मुल्कों का नाम लिया था उनमें सऊदी अरबिया भी शामिल था, उनमें कतर भी शामिल था, इजिप्ट भी था, तुर्की भी था। नाम अगर नहीं लिया था तो यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे मुल्कों का नहीं लिया था जो इजराइल के कुछ ज्यादा ही करीब जा चुके हैं, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड वगैरह कर लिया है। बाकी सबका उन्होंने नाम लिया था। और तब मैंने आपसे कहा था कि जो सिक्योरिटी अलायंस की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है और टर्की है, हो सकता है कि उसमें बाकी अरब मुल्क और ईरान भी शामिल हो जाएं। और फिर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो इजराइल के लिए कितना मुश्किल पैदा करेगा। अब कतर के जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि ईरान को शामिल करके फारस की खाड़ी का पूरा इलाका एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के बारे में बात कर रहा है। तो फारस की खाड़ी का पूरा इलाका कहिए या अरब मुल्क कहिए, जिसमें जाहिर तौर पर यूएई और बहरीन और कुवैत नहीं होंगे, बाकी सब होंगे, ये ईरान के साथ एक नया सिक्योरिटी मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं। अब दुनिया को, खासकर भारत समेत उसके फादरलैंड इजराइल को तकलीफ आखिर क्या है? मुस्लिम नेटो एक ऐसा वर्ड जो ये खुद दे रहे हैं, हालांकि किसी भी मुस्लिम कंट्री ने जब ये बात की है तो एक सिक्योरिटी अलायंस की बात की है। नेटो का वर्ड ओरिजिनेट ही भारत से हुआ है। भारत के बड़े बड़े सहाफ़ी से मुस्लिम नेटो का नाम देते हैं, हालांकि किसी इस्लामी मुल्क ने अभी तक नेटो का वर्ड यूज़ नहीं किया। और ये नेटो नेटो का रोना इसीलिए रोया जा रहा है कि उसका जो आर्टिकल 5 है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, An armed attack against one or more member states in Europe or North America is considered an attack against all of them। यह है नेटो का क्लास नंबर 5, आर्टिकल 5, जिसकी वजह से भारत को, इसराइल को और वो रियासतें जो इन पर्टिकुलर ममालिक के अगेंस्ट हैं, जो ये अलायंस बनाने की बात करते हैं, जिसे सिक्योरिटी अलायंस का नाम दिया जाता है, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ है। और रोना सबसे ज़्यादा किसका है? वो भारतीयों का है। उसकी रीज़न पाकिस्तान है, क्योंकि हमेशा से भारत अपने लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को समझता रहा है। हालांकि ज़ुबानी तौर पर वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझते, जबकि उनका मीडिया देखिए, उनका सोशल मीडिया देखिए, उनके मंत्रियों की ज़ुबान देखिए, इवन के प्रधानमंत्री तक, नरेंद्र मोदी तक की, तो वो हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान करते आपको देखेंगे, जबकि ख़तरा वो नहीं समझते हमें। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसका अब बाकायदा तौर पर इनिशिएट पाकिस्तान ने किया था। उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आते हैं तो वो इस बारे में बात करते हैं कि होना चाहिए एक सिक्योरिटी अलायंस। और अब कतर की तरफ से, जो कि एक और मजबूत उम्मीदवार है इसका, वो भी इसकी बात करता दिखाई दे रहा है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो इस पूरे खित्ते को दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सके। और कतर के अंदर इसराइल ने हमला भी किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमास के कई लीडर्स को मारा भी था। और अब ये सारे ममालिक अमेरिका से इसलिए भी तंग आ चुके हैं कि जिसने इन ममालिक की प्रोटेक्शन करनी थी अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल थ्रेट, वो खुद वहाँ से दुम दबाकर भाग गया जब ईरान ने हमले करने शुरू किए। तो भारतीय इस वक्त बड़ी परेशानी में है कि मुस्लिम नेटो बनता है और उसकी सरबराही एक न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान के पास आ जाती है, तो इनका क्या होगा? खैर, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। बात उठाकर पूरे क्षेत्र में नई बहस छिड़ दी। सवाल यह है, क्या सिर्फ कूटनीतिक एकता की कोशिश है या फिर पश्चिमी ताकतों को चुनौती देने की नई रणनीति? पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के बीच पहले से चल रही चर्चाओं में ईरान की एंट्री ने पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया। इस्लामिक एकता का नया सैन्य गठबंधन तैयार हो रहा है। ईरान ने बढ़ाया हाथ, पाकिस्तान में बढ़ी हलचल। इस्लामिक नेटो की चर्चा से दुनिया में मचा तनाव। क्या बदलने वाला है एशिया का पूरा सुरक्षा ढांचा? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान मुस्लिम देशों को एक साझा मंच पे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिरता और सुरक्षा तभी संभव है जब क्षेत्रीय देश आपसी सहयोग और संवाद को मजबूत करें। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक नेटो की अवधारणा को भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का संकेत दिया। पेजेश्कियान ने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भाईचारे और साझा इतिहास पे आधारित हैं। क्या मिडिल ईस्ट के सभी देश ईरान के साथ आ गए हैं? ये सवाल खड़ा हुआ एक बड़ी खबर से जो गल्फ यानी खाड़ी के खित्ते में अमन और सलामती को लेकर सामने आई है। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने एक बेहद अहम और तारीखी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हमारा असल मकसद ये है कि खाड़ी के तमाम मुल्क और ईरान मिलकर एक नया सिक्योरिटी पैक्ट यानी कि मुश्तरका सिक्योरिटी समझौता तैयार करें। मतलब है कि बहरीन में दारुल हुकूमत मनामा में जीसीसी के वजीर खारजा यानी कि विदेश मंत्रियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस खास बैठक में कतरी वजीर आजम के साथ साथ अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी मौजूद रहे।
इस मुश्तरका मीटिंग में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए मुआहदे यानी कि समझौता ज्ञापन के बाद हालात पर संजीदगी से गौर किया गया। कतर और दीगर खाड़ी ममालिक का मानना है कि आइंदा कोई भी ऐसा इंतजाम या फिर समझौता हो जिसमें जीसीसी मुल्कों के मफाद यानी कि उनके हितों की पूरी हिफाजत की जाए। ये पूरी कवायद बैनुल अक़वामी कानून यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों, दूसरे मुल्कों के एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल न देने के उसूलों पर टिकी होनी चाहिए। और तो और इसराइल के हाथ बांधने और उसे खौफजदा रखने का पूरा इंतजाम भी इस बार होने जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान तो साथ आ गए हैं। ईरान इशारे दे रहा है कि तुर्की, मिस्र, कतर ये सब मिलकर इतना मजबूत अलायंस बना सकते हैं कि पिछली बार की तरह इसराइल की कतर पर अटैक की हिम्मत ही ना पड़े, या लेबनान की तरफ देखने से पहले वो 10 बार सोचे। गौरतलब है कि इसराइल ने कतर में मौजूद हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए सीधा हमला कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान में ईरानी प्रेसिडेंट के इशारे के बाद एक और अमीर मुस्लिम अरब देश कतर ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान को शामिल करके फारस की खाड़ी का पूरा इलाका एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाने पर विचार कर रहा है। यानी इसमें अरब का पूरा रीजन भी शामिल है, बस इसमें यूएई, कुवैत और बहरीन नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। यानी कतर सीधे ईरान के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात कर रहा है। इसमें कतर, ओमान, ईरान, तुर्की, मिस्र होंगे। खित्ते के मजबूत देश ईरान के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर ये लोग अब सोचने लगे हैं, या यूं कहें कि काम भी शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देशों ने अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम फेल होते अपनी आंखों से देख लिया है और उन्हें अच्छी खासी नसीहत लग गई है। उन्होंने देख लिया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन कितने मजबूत थे, अरब देशों के कई शहरों को नुकसान पहुंचा और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम देखता रह गया। इतना ही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ऐसे बंद करवा दिया था कि अमेरिका भी नहीं खुलवा पाया था। इसलिए अब उस रीजन के देश चाहते हैं कि एक पैरेलल सिस्टम बनाना पड़ेगा ईरान के ही साथ। यानी उंगलियों पे गिन लीजिए ये मुल्क कौन से होंगे अगर जिसकी तरफ कतर इशारा कर रहा है। कतर खुद होगा, ओमान होगा, ईरान होगा, सऊदी अरबिया होगा, तुर्की होगा और इजिप्ट होगा। यानी तकरीबन सारे अरब मुल्क एक साथ मिलकर ईरान के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने की बात कर रहे हैं। वजह यह है जो उन्होंने खुद कहा कि खाड़ी मुल्कों ने अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम फेल होते हुए देख लिया है। ईरानी ड्रोन इतने मजबूत थे कि उन्होंने उनके शहरों पर नुकसान पहुंचाया है। वाशिंगटन इसको रोक नहीं पाया कि ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया। इसलिए एक पैरेलल सिस्टम बनना जरूरी है जिसमें तेहरान भी शामिल होगा। तो जिस ईरान को इन लोगों ने किनारे करके रखा था अमेरिका के चक्कर में, अब उस ईरान से चिपकने की बात हो रही है। अब उस ईरान के साथ मिलकर सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात हो रही है। ये इस जंग का सबसे बड़ा हासिल है कि जो ईरान दुनिया में अपने सामान नहीं बेच पाता था और दुनिया के सामान नहीं खरीद पाता था, अब वो अपने सामान बेच भी पाएगा, अपने सामान खरीद भी पाएगा। और जिससे उसके पड़ोसी मुल्क दूरियां बनाते थे वो उन पड़ोसी मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस में जाएगा। और यकीन जानिए कि मिडिल ईस्ट का ये सिक्योरिटी अलायंस बाकी सबको छोड़ दीजिए, इजराइल को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इजराइल में अजीबो गरीब हालात बने हुए हैं। नेतन्याहू दुनिया भर के बयान दे रहा है, हम रफा में जा रहे थे, अमेरिका ने हमको रोका, लेकिन हमने अमेरिका का ऑर्डर नहीं माना और रफा पर जाकर हमने अटैक किया। मिला क्या? सिवाय घरों की बर्बादी के और मिला क्या? और उन घरों की बर्बादी के चलते दुनिया भर में इजराइल की जो बेइज्जत हुई है, दुनिया भर में वो अकेला हुआ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पर्शियन में ये तक कह दिया कि ईरान का भला हमारा भला है, ईरान का दर्द हमारा दर्द है। तो 40 दिनों की जंग के बाद कतर के साथ पाकिस्तान की मीडिएटरशिप ने ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते को एक अलग ही लेवल पर ला दिया है। और वो ये कि जो इस्लामिक नाटो जैसे अलायंस की बात हो रही है, जिसमें सऊदी और पाकिस्तान तो पहले ही डील कर चुके हैं, अब उसमें तुर्की और मिस्र भी आ सकते हैं। कतर भी उसका हिस्सा होगा आगे चल करके। और बकौल मसूद पजेश्कियान ये अलायंस और बड़ा हो सकता है, हम मिलकर काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इशारा है। अगर ये ब्लॉक बन गया तो इतना बड़ा और मजबूत होगा कि उस खित्ते में इसराइल को एक जबरदस्त चैलेंज मिलेगा। 28 फरवरी 2026 के बाद से मिडिल ईस्ट में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और मुस्लिम मुल्क अब नए तरीके से सोचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि खास तौर से अरब देशों को अमेरिका से बहुत बड़ा झटका मिला है। उन्हें समझ में आ गया है कि अमेरिका उनकी जमीन पर अगर अपना बेस बनाए हुए है तो उन्हें डिफेंड करने के लिए नहीं, बल्कि इसराइल की रक्षा के लिए। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ईरान का दर्द हमारा दर्द है, और हो सकता है इसके पीछे अमेरिका की इजाजत हो, अमेरिका का प्रेशर हो, अमेरिका की भी मंशा हो, जिसे पूरा करने में काफी हद तक पाकिस्तान कामयाब होता दिख रहा है इस मीडिएटरशिप के जरिए। अब अपने पड़ोसी देशों के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस में आएगा। जानकार ये भी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का ये सिक्योरिटी अलायंस अगर बन गया तो इसराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे भी अमेरिका के बिना इसराइल एकदम तनहा हो जाता है, कोई उसे पूछता नहीं। अब इसराइल को भारी पड़ेगा या नहीं? भारत को ज़रूर भारी पड़ेगा, क्योंकि चीखें उनकी ये बता रही हैं कि काफ़ी भारी पड़ने वाला है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान और भारत किसी भी वक्त आपस में जंग लड़ सकते हैं, क्योंकि कभी पानी का इशू होता है,
कभी एयर स्पेस का इशू होता है, कभी कश्मीर का इशू उठ जाता है, कभी LOC के साथ साथ पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी का इशू उठ जाता है। और ये सारे इश्यूज ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये दो ममालिक एक दूसरे के फिर आमने सामने हो सकते हैं, जैसे 2025 और फिर उससे पहले 2019 में हुए हैं। और उस सारे मामलात में अगर नेटो जैसा मामला हो जाता है जिसमें आर्टिकल 5 सरे फहरिस्त है, जिसकी हमेशा बात होती है जब जब कोई कॉन्फ्लिक्ट उठता है, तो फिर तो भारतीयों का रोना जायज़ है, बनता भी है। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।